हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गराज एजुकेशन। आज के इस क्लास का टॉपिक है कंप्यूटर भाषा ज्ञान। वीडियो का यह पार्ट नंबर 37 है। सारे पार्ट्स आप लोग जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन जो आया है कुछ एग्जाम में जेएसएससी का, साथ ही साथ जितने जो सिलेबस में टॉपिक मेंशन है सबका समागम देखने को मिलेगा, तो आप लोग रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। एक बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव क्लास लिया हूँ तो एक आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहने वाला है, नो डाउट। तो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ रिवीजन के लिए पीडीएफ भी रख लीजिएगा जो कि टेलीग्राम पे ऑलरेडी मौजूद है। अगर चैनल नहीं खुलेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, और चैनल का नेम सर्च करने के बाद अगर नहीं खुलता है तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको ज्वाइन करा दिया जाएगा। क्यूज भी चलता है वहाँ पे, तो उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। पेपर 3 में 20 क्वेश्चन बनेगा कंप्यूटर से, 60 नंबर कम नहीं होता है। इस टॉपिक को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ओके। तो ध्यान से कर लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, तो सारा पार्ट जरूरी भाई जी आपको कर लेना है। सीजीएल वालों अपनी तंद्रा और निंद्रा तोड़िएगा और ध्यान से थोड़ा तैयारी कीजिए, अब एग्जाम पास है, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाकी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल, ओके। लेट्स गेट अप। और क्वेश्चन जहाँ से उठाया था वहाँ पर सिर्फ हिंदी में था, तो आपको साथ ही साथ मैं इंग्लिश बताते चलूँगा, तो आपको उतना दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट पर व्यक्तिगत संचार का माध्यम नहीं है, यानी कि इंटरनेट बोल रहा है कौन जो है से पर्सनल कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं है। चैट, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इंटरनेट मैसेजिंग या फिर इंस्टा नोट। आंसर इसका डी हो जाएगा। इंस्टा जो नोट्स है एक तरह का नोट बनाते हैं, ना कि किसी को आप लोग मैसेज करते हैं। जबकि चैट होता है व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप लोग टेलीग्राम से एक दूसरे को मैसेज करते हैं वो पर्सनल कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से बात करते हैं तो कम्युनिकेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी आप लोग जो है से ऑडियो बोलिए, वीडियो बोलिए, या फिर पीडीएफ बोलिए, या फिर इमेज बोलिए, फाइल को शेयर कर सकते हैं, या इन्फॉर्मेशन जो होता है जनरली आप लोग भेज सकते हैं किसी, तो वो भी जो है से एक चैट हो गया। और इंटरनेट मैसेजिंग वहाँ पे भी जो है से अलग तरीकों से जब मैसेज आप करते हैं तो भी जो है से वहाँ पे पर्सनल कम्युनिकेशन आ जाता है, ओके। इंस्टा नोट देखिए इस तरह का होता है, इसका इंटरफेस देखिएगा तो यह जो होता है कोई अगर जनरली इसका यूज किया जाता है कि कोई आप लोग मीटिंग में है तो वहाँ पे अगर कोई नोट्स आपको करना है तब इसका यूज किया जाता है। देखिए यहाँ से ऑडियो के फॉर्मेट में कोई चीज़ रिकॉर्ड किया जा रहा है तो वह इंस्टा नोट्स अपने पास रखने के लिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट जो होता है उसको नोट डाउन कर सकें, उसके लिए इंस्टा नोट होता है, न कि आप किसी को भेजते हैं, ओके, या किसी से बात करते हैं, कहने का मेरा तात्पर्य है, इसको याद रखिएगा। बाकी कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जो लिया हूँ तो आज तो ज़्यादा डिटेल में नहीं है, मैं बोलूँगा ज़्यादा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल का जो आविष्कार किया गया था आप लोग को पता होना चाहिए, रे टॉमलिंसन के द्वारा किया गया था। और यह भारत के एक पर्सनालिटी हैं शिव दुरई, वो भी ईमेल का आविष्कार से जुड़े हुए हैं। मैं दो पॉइंट बताता हूँ, एक POP3 है, POP3, और एक होता है ASMTP। ईमेल के लिए जो है से दो काम करता है। POP3 होता है यहाँ पे जब भी कभी जो है से मेल रिसीव करते हैं तो रिसीव करने के लिए POP3 काम करता है, और कभी ट्रांसफर करते हैं आप लोग यहाँ से वहाँ तक मेल सेंड करते हैं, कहने का तात्पर्य है, तो उसके लिए यह SMTP काम करता है। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो पूछेगा कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल कहाँ यूज होता है, तो ईमेल में यूज होता है। और सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी यूज होता है, लेकिन यह जो है से ट्रांसफर करने के लिए, या बोल सकते हैं सेंड करने के लिए जो है यूज किया जाता है, ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। फुल फॉर्म में देख लीजिएगा, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और POP होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दोनों ईमेल से है, ओके। इसको ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ई का फुल फॉर्म ईमेल में, ओके। तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से क्या नहीं होने पर एक कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। अब मैं आपको ना इसको तो बहुत इजी वे में आपको समझाया था कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक रोड की तरह होता है। अगर समझिए कि आपके पास रोड ही ना हो, फिजिकल फॉर्म में रोड ही नहीं हो, तो गाड़ी कहाँ पे चलेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसी तरह का होता है। कभी जो होता है ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो आपका मोबाइल है या फिर आपका विंडोज जो भी बोलिए है वो ऑन ही नहीं होगा कंप्यूटर, समझ रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प प्रोवाइड कराता है, यानी एक तरह का रोड होता है। जिस तरह से ट्रेन को चलने के लिए ट्रैक चाहिए होता है, गाड़ी को चलने के लिए रोड चाहिए होता है, ओके, उसी तरह से किसी भी एक सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर चाहिए होता है, ओके ना। चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, सबको चाहिए ही चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बिना काम नहीं होगा। यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम नाम में ही सिस्टम है, यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, इसको याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको छांटने के लिए आएगा ही आएगा कि कौन ऐसे इनपुट डिवाइस है, कौन आउटपुट डिवाइस है, कौन वेब ब्राउजर है, कौन वेब ब्राउजर नहीं है, कौन सर्च इंजन है, कौन सर्च इंजन नहीं है। ये सब क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये सब ध्यान रखिएगा। प्लस में फुल फॉर्म भी 1 से 2 पूछे जा सकते हैं। ये सब क्वेश्चन पास में देखा गया कि ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ओके। तो ध्यान रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो सकता है। बाकी कंपाइलर और असेंबलर, और साथ ही साथ एक चीज़ बच जाता है, कंपाइलर, असेंबलर और बचता है इंटरप्रेटर। तीन चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पे तीनों टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असेंबलर होता है ना, असेंबली लैंग्वेज को जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, इसको तो सीधा सीधा ख्याल रखिएगा।
बाकी एक आता है कंपाइलर, अब एक होता है इंटरप्रेटर। तो कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, और इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? आपको मैं बताया था कि कंपाइलर, कंपाइल मतलब क्या होता है? कंपाइल मतलब होता है इकट्ठा करना, ठीक है। तो कंपाइलर अगर देखिएगा ना, तो एक बार में जितना भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है सबको एक ही बार में जो है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ओके, कंपाइल वर्ड को थोड़ा पकड़िए, एक इसका मतलब होता है इकट्ठा करना। तो सारा जितना भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है उसको एक ही बार में जो है यह मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि यह लाइन बाय लाइन जो है यानी कि एक बार में एक ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ओके, दोनों में जो है लोग बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत गलत करते हैं इसमें। ओके, तो गलत नहीं होना चाहिए। हाई लेवल लैंग्वेज को लो मशीन लेवल लैंग्वेज करेगा, या मशीन लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा। तो कंपाइलर एट वन गो हो जाता है, और ये होता है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन। अगर कोई कंप्यूटर डिटेल में पढ़े होंगे, ठीक है, तो ऐसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, एट वन गो और फिर लाइन बाय लाइन। ओके, याद आ रहा है किसी को? तो ये होता है। ओके ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो मशीन लेवल लैंग्वेज होता है उसको लो लेवल लैंग्वेज का आप लोग नाम से जानते हैं, और इसको ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि ट्रांसलेटर आपको नहीं चाहिए होता है। ओके, आंसर इसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। बहुत तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़। ओके, जिसका लेटेस्ट वर्जन अभी विंडो 10 है या फिर विंडो 11 है? विंडो 11 चल रहा है। 2021 में यह लॉन्च हुआ था। विंडोज़ का पहला वर्जन 1985 में जो है लॉन्च हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, 1985 में विंडोज़ का पहला वर्जन आया था, और जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है सॉफ्टवेयर के लिए 1975 में इसको फाउंड किया गया था बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। एक बारकोड रीडर किसका उदाहरण है? इस तरह का देखे होंगे जब आप लोग कहीं मार्केट में, अरे भाई डायग्राम ही नहीं है, अच्छा इसमें है, यहाँ पे बारकोड रीडर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है। तो ये किस तरह का एक डिवाइस है? प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस, या फिर इनमें से कोई नहीं? यह एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस देखिए, इसको रटना नहीं रहता है। कोई एक ऐसा डिवाइस जो कि अपने अंदर इंफॉर्मेशन लेता है, उसको आप चुपचाप इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं। जैसे आप लोग जिस अभी मोबाइल पर देख रहे होंगे टच स्क्रीन, उसमें आप लोग टच करते हैं तो कोई कमांड होता है ना, तो वह इनपुट डिवाइस है। लेकिन वो जो कुछ जो चीज़ है आप लोग जहाँ पे वीडियो आप देख रहे हैं, तो वह एक मॉनिटर जैसा भी कार्य कर रहा है, यानी कि जो टच स्क्रीन है वह इनपुट आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। तो वैसा डिवाइस जो इन्फॉर्मेशन अंदर लेता है इनपुट डिवाइस, और जो इन्फॉर्मेशन देता है, या बोल सकते हैं हाँ इन्फॉर्मेशन देता है या डिस्प्ले करता है, उसको आउटपुट डिवाइस बोला जाता है। एग्जांपल देख लीजिएगा, कीबोर्ड है, यहाँ पे ऑप्टिकल पेन है, उसके बाद स्कैनर है, बारकोड रीडर जो कि आपका आंसर हो गया, उसका जॉयस्टिक है जो कि गेम प्ले में काफी ज्यादा यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारा इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। डिजिटल कैमरा, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। उसके बाद CD DVD होता है, उसके बाद फैक्स देख लीजिएगा, उसके बाद मोडेम है, वेबकैम है, टच स्क्रीन नहीं बताया था, ये सब इनपुट आउटपुट दोनों में आता है। और आउटपुट में देख लीजिएगा हेडफोन, एक बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा आप लोगों को, हेडफोन होता है, एक माइक्रोफोन होता है। तो माइक्रोफोन जो होता है एक इनपुट डिवाइस होता है, जबकि हेडफोन जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन में आप लोग बोलते हैं कोई चीज़ तो वह डेटा को लेता है, जबकि हेडफोन आप लोग जो कान में लगा रहे हैं वह मोबाइल से गाना जो है आप सुन रहे हैं, ठीक है। तो हेडफोन या हेडसेट बोलिए, सब आउटपुट में आता है। उसके बाद लेजर प्रिंटर देख लीजिएगा, लेजर प्रिंटर छोड़िए, कोई भी प्रिंटर आएगा आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ठीक है। प्लॉटर भी लिखा हुआ है, प्लॉटर को ध्यान रखिएगा, ए भी है। स्पीकर्स है, अब यहाँ पे सारा जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। जो भी प्रिंटर होगा सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आएगा। इफ एंड बट्स इसमें नहीं होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन बनेगा। तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बाकी जो माउस है और कीबोर्ड, तो माउस और कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस आता है। बाकी जो मॉनिटर बच गया वो जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। बाकी CPU तो आपको पता होगा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, प्रोसेसिंग में काम करता है। कोबोल में CO का क्या मतलब है? अब तो मुझे पता ही नहीं चलता क्वेश्चन किस तरह सेट करते हैं। इसका फुल फॉर्म देखिए, कोबोल का तो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब पता नहीं CO का ही फुल फॉर्म पूछ दिया है। तो देखिए CO का फुल फॉर्म होगा कॉमन ओरिएंटेड, यानी कि ये वाला C और ये वाला O का मतलब पूछा गया, क्योंकि इस CO का मतलब एक ही टर्म होता है, CO का मतलब एक ही होता है। फुल फॉर्म देखिएगा तो इसका होता है CO फॉर कॉमन होता है, B फॉर बिजनेस होता है, ओके, फिर O फॉर ओरिएंटेड होता है, फिर L फॉर लैंग्वेज होता है। तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है, ध्यान रखिएगा। तो इसको अगर आंसर देखेंगे तो D हो जाएगा, कॉमन ओरिएंटेड, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। प्लस में फोटोन का फॉर्मूला, फोटोन का भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका होता है फार्मूला ट्रांसलेशन ना, तो फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। यह लैंग्वेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोबोल भी, साथ ही साथ जावा भी, तीनों के बारे में डिस्कस अभी जरूर करता हूँ। फोटोन का फुल फॉर्म यह देखिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन ना। फार्मूला ट्रांसलेशन जॉन बेकर्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, और ये जो है साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। कोबोल लैंग्वेज को देख लीजिएगा, आपको तो देख लिया फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है,
और ये जो होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। ओके, और एक जावा होता है, वह जावा काफ़ी पॉपुलर जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो है मल्टीमीडिया वेब पेज और बोल सकते हैं कि वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन होता है उसको बनाने के लिए जावा काफ़ी पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ओके ना, तो फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल हो गया, जावा पर हम डिस्कस कर दिया। कॉमन ओरिएंटेड इसका फुल फॉर्म होता है। फोर्ट्रॉन जो लैंग्वेज था कौन डेवलप किए थे ये भी याद रखिएगा, जॉन बेकस, जे बेकस देख लीजिएगा, इसका आंसर है। स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट आप लोग देखे हैं, जो एक तरह से बोल सकते हैं जो नॉर्मल फाइल आप लोग देखते हैं ना MS एक्सेल में, तो उसको स्प्रेडशीट आप बोल सकते हैं। देखिए डेटा कैसे ऑरेंज होता है और ऑर्गेनाइज होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो सेल होता है आपको पता होना चाहिए, ये सब सेल है, ये सब सेल है। तो डेटा जो है रो और कॉलम में जो है ऑर्गेनाइज होता है। इस तरह से रो और कॉलम बनता है, तो इसको सेल बोला जाता है जो बीच में आता है। तो रो और कॉलम के रूप में डेटा जो है स्प्रेडशीट में ऑर्गेनाइज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी कि पंक्ति और स्तंभ होगा, ऊंचाई चौड़ाई मत लगाइएगा। पंक्ति यानी कि होता है यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स, तो रोज एंड कॉलम्स के रूप में डेटा ऑर्गेनाइज होता है स्प्रेडशीट में। स्प्रेडशीट यहाँ पे अगर फेमस एग्जांपल लूँ तो एक्सेल होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, जो ये सारे सॉफ्टवेयर जो कि पार्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किए जाते हैं, उनका कुछ काम होता है, वो मतलब कोई पार्टिकुलर पर्पस होता है, वे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो MS एक्सेल होगा आपका, आपको पता होगा किसके लिए यूज होता है, डेटा प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप लोग टेबल चार्ट्स बनाते हैं। और फिर MS पावर पॉइंट है, एक प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि मैं आपके समझ प्रेजेंट कर रहा हूँ ये लेक्चर को, वह प्रेजेंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये सारा हो, पावर पॉइंट हो, नोट हो, सब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सॉफ्टवेयर होता है ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स, इसको ध्यान रख सकते हैं। और सॉफ्टवेयर शब्द को दिया गया था WTUK के द्वारा ना, WTUK के द्वारा सॉफ्टवेयर शब्द दिया गया था। आंसर इसका ए हो जाएगा। पंक्ति और स्तंभों में स्प्रेडशीट में डेटा ऑर्गेनाइज होता है। ओके, अच्छा मान लेते हैं कुछ मैं अंदर की चीज़ आपको थोड़ा सा बताता हूं कि मान लेते हैं किसी सेल का एड्रेस आपसे अगर पूछ दें तो आप लोग कैसे निकालिएगा। तो पहले याद रखिएगा, पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे D लिखा हुआ है और 8 लिखा हुआ है। तो कोई भी चीज़ होगा ना, पहले देखिएगा कॉलम का जो है नेम लिखा जाता है, उसके बाद रो का नेम लिखा जाता है, यानी कि CR फॉर्मूला पे काम करता है। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर देखिएगा, ये वाला जो हाईलाइट है $162 लिखा हुआ है, तो इसका अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो है सेल एड्रेस क्या होगा, तो देखिए ये किस में है, तो D में है। ओके, तो ये D आ गया पहले, और यह रो नंबर 8 में पड़ रहा है, तो D8 इसका एड्रेस हो जाएगा। ओके ना, तो इस तरह से अगर आ जाए, अगर कॉलम दे दे, ऐसे छोटा सा फिगर बना देगा और बोलेगा कि इसका एड्रेस लिखिए सेल का, तो आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, बहुत आसान होता है, पहले कॉलम और उसके बाद रो। ध्यान रखिएगा 8D भी वहाँ पे ऑप्शन होगा, क्योंकि ऐसे ऑप्शन डालने की चांस 99% रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक और सीधे खाई में। ठीक है, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा बनाए रखती हैं वह कहलाती हैं। यानी कि लाइट अगर ऑफ ही कर दीजिएगा, यानी कंप्यूटर का पावर ऑफ ही कर दिया जाए, तो भी जो है कोई स्टोरेज में डेटा है से स्टोर रहता है, उसको आप क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्टोरेज, वोलाटाइल स्टोरेज, सीक्वेंशियल स्टोरेज या फिर नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। यह ना नॉन वोलाटाइल स्टोरेज होता है। दो चीज़ पढ़े हुए कंप्यूटर में, रैम होता है और एक होता है रोम। ओके ना, ये तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कंप्यूटर में आप काम कर रहे होते हैं वही रैम होता है। तो जैसे ही लाइट बंद करते हैं या किस तरह से कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, शटडाउन हो जाता है, तो रैम का जो डेटा होता है वह खत्म हो जाता है, जबकि रोम में जो डेटा रहता है वह स्टोर रहता है। यह एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है, और रैम जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसको ध्यान रखिएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है और इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो ज़्यादा इसमें टफ नहीं था। ओके ना, रैम का दो पार्ट, अब दो चीज में बताता हूं, इसको ध्यान रखिएगा। एक होता है कैश मेमोरी और एक होता है रजिस्टर मेमोरी ना। कैश मेमोरी से आपको पता होगा कि जब कोई कंप्यूटर का जो CPU प्रोसेसिंग कर रहा होता है, उस समय उसको फास्ट डेटा चाहिए होता है, तो वह जो है वही कैश से डेटा लेता है, तो वहां से डेटा फास्ट ट्रांसफर हो जाता है। और साथ ही साथ एक रजिस्टर मेमोरी भी जो है कंप्यूटर का मेमोरी है, जो कि सबसे फास्ट मेमोरी है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आंसर इसका नॉन वोलाटाइल स्टोरेज हो जाएगा। ओके, तो जो डेटा बनाए रखती है उसको जो है नॉन वोलाटाइल स्टोरेज के नाम से जाना जाता है। VGA का पूर्ण रूप क्या है? इसको बोलते हैं वीडियोग्राफिक एरे ना। वीडियोग्राफिक एरे इसको बोला जाता है। ऐसे कंप्यूटर का जो मॉनिटर होता है, जो स्क्रीन होता है, उसको एक और नाम से जाना जाता है, आपको पता है? इसको बोलते हैं VDU। वीडियो नहीं बोल रहा हूँ, VDU होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट ना। तो याद रखिएगा, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है वो मॉनिटर को ही कहा जाता है। ओके, तो अगर पूछेगा कि कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो बोल दीजिएगा VDU। फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो डिस्प्ले यूनिट नहीं है, वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट है।
इसीलिए गलत करके बता रहा हूँ कि एग्जाम में गलत करके मत आइएगा, ठीक है। ये होता है वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट ना, तो वीडियो मॉनिटर को ही बोला जाता है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। वीडियोग्राफी कह रहे वीजे का फुल फॉर्म हो जाएगा। फुल फॉर्म में देखते चलिएगा, बहुत सारा फुल फॉर्म मैं पढ़ा चुका हूँ। ESC शॉर्ट फॉर्म होता है एस्केप की के लिए, ESCAP एस्केप मतलब कहीं से बच निकलना होता है, भागना होता है। तो एस्केप की का जो है कार्य क्या है, देखिए ये नाम है कहीं से भागना, क्रिया को समाप्त करना। अगर मान लेते हैं कोई भी चीज़ आपका चल रहा है, जैसे कि मान लेते हैं कि F5 दबाया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, तो आपका क्या चलेगा, F5 के लिए होता है आपका स्लाइड शो, तो स्लाइड शो चलने लगा, ओके। या कोई फुल स्क्रीन है, तो जैसे ही एस्केप की आप लोग दबाइएगा ना, तो उसके बाद जो है वो जो भी फंक्शन हो रहा होगा वो बंद हो जाएगा। यानी क्रिया को समाप्त करने के लिए हम लोग एस्केप की का यूज करते हैं, ओके, इसको याद रखिएगा। बाकी कंप्यूटर में जो नॉर्मल जो कीबोर्ड देखिएगा तो वहाँ पे ऐसे देखा जाता है 104 से लेकर 108 तक जो है की होता है ना, अलग अलग कीबोर्ड में, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। फिक्स आप लोग बोलिएगा कितना होता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, 104 से 108 कीज तक हो सकता है, ओके। चलिए तो उसको देख लीजिएगा। फंक्शन की संख्या 12 होता है कंप्यूटर में, इसको याद रखिएगा। और सारा फंक्शन की इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेक्चर चेकआउट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। टास्क बार क्या होता है, तो पहले आइए आप कंप्यूटर डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं। तो देखिए डेस्कटॉप देखिएगा, यानी कि डेस्कटॉप किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा। जब भी कंप्यूटर आप लोग ऑन करते हैं तो जो फर्स्ट आपको दिखता है कंप्यूटर का स्क्रीन, उसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। तो ये जो दिख रहा है स्क्रीन, इसी को डेस्कटॉप बोला जाता है। तो कभी भी डेस्कटॉप के बारे में बात कीजिएगा तो इसका जो नीचे, ऐसे नॉर्मली नीचे बोल रहा हूँ, इसको आप लोग इधर भी कर सकते हैं, ऊपर भी हो जाता है, सब जगह जो है ये जो है आप लोग कर सकते हैं टास्क बार को। तो यहाँ वाला जो दिख रहा है ना, जो डेस्कटॉप के नीचे जो स्पेस होता है, उसी को टास्क बार कहा जाता है, ओके। तो इसको देख लीजिएगा। जैसे कंप्यूटर है ना, कोई प्रोग्राम लोग रन करवाइएगा, यहाँ से बहुत सारा आइकन्स होता है, आप लोग देखिएगा इस तरह का आइकन यहाँ पे रखा जाता है। जनरली लेफ्ट साइड में सब कोई रखते हैं, मैं भी लेफ्ट साइड में रखता हूँ। तो यहाँ पे आइकन रहता है, जैसे ही इसको आप लोग क्लिक कीजिएगा ना, तो जो काम आप लोग कर रहे होंगे वो यहाँ पे जो है आ जाएगा, ओके ना। तो यहाँ पे जो भी फंक्शन या कर रहा या जो भी एप्लीकेशन ऑन होगा वो ऐसे यहाँ पे काम कर रहा है, ओके। तो ये देखिए यही टास्क बार होता है। तो टास्क बार जैसे बताता है कि आप लोग कहाँ पे जो है काम कर रहे हैं, किस चीज़ में आप लोग काम कर रहे हैं, वो होता है टास्क बार, ओके। और जो भी आप लोग का ज़्यादा जरूरी का चीज़ होता है उसको हम लोग यहाँ पे जैसे पिन करके रखते हैं। जैसे यहाँ पे पिन टू टास्क बार लिखा हुआ है ना, तो पिन टू टास्क बार करने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप लोग इसको कर दीजिएगा तो ऐसे ऑटोमेटिकली यहीं पे जो है परमानेंट जो है विराजमान हो जाएगा, ठीक है, परशुराम के फरसा के जैसा समझ गया ना। तो यहाँ पे देख लीजिएगा स्क्रीन के बॉटम है, तो स्क्रीन का जो बॉटम होता है वहीं पे आपको टास्क बार देखने को मिलेगा, कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा स्क्रीन जो है उसके बॉटम में जो है टास्क बार होता है। नॉर्मली बोला हूँ, इधर भी लोग कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं, ओके। इसको देख लीजिएगा। सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कुंजी को दबाना पड़ेगा, इसको शॉर्टकट की बोलते हैं, कहीं कहीं इसको की कॉम्बिनेशन भी बोला जाता है। कट करने के लिए कट का साइन ऐसे होता है ना, काटते ऐसे ही आप लोग, तो याद रखिए Ctrl+X होता है, उसको कट करते हैं। Ctrl+C आप लोग कॉपी करते हैं ना, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+P से प्रिंट होता है, ठीक है, सही है जी हाँ। Ctrl+P से प्रिंट होता है, पेस्ट नहीं होता है। Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, इस दोनों पॉइंट में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। P4 होता है प्रिंट और V4 होता है पेस्ट, ओके। एक नया तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कंप्यूटर में, समझ गया ना। तो P4 यहाँ पे प्रिंट है और V4 पेस्ट है। Ctrl+D का ना अलग जगह पे अलग अलग यूज है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में अगर बात करें तो वहाँ पे अगर कोई सिलेक्टेड स्लाइड है तो उसको आप लोग पेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, यानी कॉपी करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। बाकी बुकमार्क के लिए भी अलग अलग वेबसाइट पे इसका यूज किया जाता है Ctrl+D, ओके। तो ध्यान रखिएगा, Ctrl+X होता है कट के लिए, Ctrl+C होता है कॉपी के लिए, Ctrl+V होता है पेस्ट के लिए, Ctrl+P होता है प्रिंट के लिए, P4 प्रिंट होता है, पेस्ट नहीं होता है, इसमें कंफ्यूजन मत रखिएगा। पेस्ट के लिए Ctrl+V कमांड यूज किया जाता है, शॉर्टकट यूज किया जाता है। पिछले किए गए कार्य को अंडू करने के लिए किसका की शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+Z या फिर Ctrl+CO। आंसर इसका हो जाएगा सी, Ctrl+Z होता है, इसे अंडू करते हैं आप लोग, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। Ctrl+X तो आपको बता दिया कि अभी इसको कट करने के लिए यूज करते हैं। Ctrl+C ना सिलेक्टेड टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए यूज किया जाता है, तो देखते हैं मैं भी इसे काफ़ी यूज करता हूँ जब पीपीटी बनाता हूँ तो Ctrl+C आप लोग दबाइएगा तो जितना भी आप लोग टेक्स्ट को सिलेक्ट करके रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सारा अंडरलाइन हो जाएगा, उसको बोला जाता है U4 अंडरलाइन। और Ctrl+Y जो होता है ना, ये रीडू करने के लिए यूज होता है, ओके, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर इसका हो जाएगा Ctrl+Z अंडू, इसको अंडू बोला जाता है। और फिर रीडू करना होगा, यानी अंडू को खत्म करना होगा जो पहले था यथावत स्थिति में लाने के लिए, तब जाकर Ctrl+Y दबाया जाता है, ओके, इसका ध्यान रखिएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए यह जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही तरीके से जुड़े हुए हैं।
कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप लोग इस तरह से चेक करते हैं कि कंप्यूटर का जितना भी कंपोनेंट है वह एक तरह से ऑपरेट कर रहे हैं सही से, और एक तरह से बोल सकते हैं कि सही से जो है से वहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो वह होता है आपका बूटिंग प्रोसेस ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो बूटिंग के दौरान ये चेक किया जाता है। अगर कंप्यूटर में देखिएगा बूटिंग दो तरह का होता है, ऐसे तो बता दिया कि बूटिंग में ही हम लोग चेक करते हैं कि कंप्यूटर का चीज़ ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो बूटिंग प्रोसेस होता है। बूटिंग दो तरह का होता है, एक होता है कोल्ड बूटिंग, एक होता है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग टर्म जो है से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। कोल्ड बूटिंग होता है कि जैसे कि पहले से कंप्यूटर बंद है तो उसको ऑन करने की नॉर्मल प्रक्रिया को जो है से आप लोग बूटिंग बोलते हैं, लेकिन पहले से कंप्यूटर जो ऑन है उसको बंद करके चालू करने की प्रक्रिया को वार्म बूटिंग बोला जाता है। और रटना नहीं पड़ेगा, पहले से अगर कंप्यूटर ऑन होगा तो गर्म होगा, ठीक है, तो गर्म है उसका मतलब फिर से उसको बंद कीजिए चालू कीजिए तो उसको वार्म बूटिंग बोलेंगे, बाकी जो भी आएगा वो कोल्ड बूटिंग हो जाएगा। दो ही तरह का होता है, ठीक है, तो इस टाइम को आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, और बूटिंग के दौरान बहुत सारा चीज़ काम करता है। ओके, आपको अभी एक क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको याद रखिएगा इसको बूटिंग बोला जाता है। कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग टर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सारा कंपोनेंट को चेक किया जाता है कि सही से सब काम कर रहा है कि नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बूटिंग। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क डिवाइस नहीं है, यानी कि बताना है कि कौन जैसे नेटवर्क डिवाइस नहीं है। राउटर, मोडम, इनमें से कोई नहीं है, फिर ब्रिज। तो इसका आंसर ना सी हो जाएगा, कोई नहीं है इसमें से, सारा का सारा नेटवर्क डिवाइस है। राउटर हो, मोडम हो, ब्रिज हो, सब जो है। राउटर तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग बहुत कोई लगवाए होंगे। मोडम भी होता है, यूज किया जाता था पहले, अब तो मैं भी यूज नहीं करता हूँ, अब तो फ़ोन से ही जो है लैपटॉप कनेक्ट हो जाता है, तो मोडम का जरूरत नहीं पड़ता है। पहले के ज़माना में जब हॉटस्पॉट उतना नहीं था ना, तब जाकर यह जो है मोडेम काम किया करता था, उसमें सिम लगाकर हम लोग लगाते थे कंप्यूटर में। ओके, बट अब तो हॉटस्पॉट से ही चलता है। ओके, तो इसको देख लीजिएगा। अब एक कन्फ्यूजन होगा, ब्रिज, क्या यह ब्रिज नेटवर्क डिवाइस है या नहीं है। तो यह भी एक नेटवर्क डिवाइस है, देख सकते हैं ब्रिज का डायग्राम में पहले बताया हूँ। देखिए, अगर मेरा आप लोग लेक्चर चेकआउट कीजिएगा ना, तो मतलब मैं बहुत ही डिटेल में सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो आपको कोई चीज़ दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है ना कि जितना मैं क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूँ ना, आपको 90-95% क्वेश्चन मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे। सारा चीज़ देखिएगा तो मिल जाएगा, सारा समझिए कि सब रिवीजन हो रहा है आपका। ओके, तो यहाँ से देख लीजिएगा, सर्वर 1 था, तो यहाँ से सर्वर 1 इसको नेटवर्क दे रहा था, और यहाँ से बहुत सारा पीसी कनेक्टेड था। ओके, यहाँ भी एक सर्वर है, इससे बहुत सारा पीसी कनेक्टेड है। ओके, इसको देख लीजिएगा, और ये दोनों सर्वर को कनेक्ट जो कर रहा है उसको ब्रिज बोला जाता है। ओके ना, तो ब्रिज यही होता है, दो सड़क को जिस तरह से कनेक्ट करता है उसको आप लोग ओवर ब्रिज बोलते हैं। तो इस तरह का यह ब्रिज है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ब्रिज जो है एक नेटवर्क डिवाइस है, दो नेटवर्क को, सर्वर को कनेक्ट करने का काम करता है। तो दो सर्वर को जो कनेक्ट करेगा, टर्म भी याद रखिएगा, उसको ब्रिज कहा जाता है। ओके, तो आंसर इसका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा ना, इसको देख लीजिएगा। जो नन ऑफ दीज आंसर क्वेश्चन आता है ना, वह क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा, नन ऑफ दीज वाला हो सकता है। तो आप लोग जब कंफर्म रहिएगा तभी हो जाएगा, उसके लिए तैयारी अच्छा से करना पड़ेगा। निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है, कौन सा इसमें जो है से बोल सकते हैं कि हार्मफुल है। एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर या फिर शेयरवेयर। तो ये जो है वायरस जो है कंप्यूटर के लिए नुकसानदेह है ना, इसको ध्यान रखिएगा। वायरस जो है कंप्यूटर को खराब कर देता है, उसको बनाने के लिए जो है मतलब वायरस को टैकल करने के लिए एंटीवायरस का यूज किया जाता है। बहुत सारा एंटीवायरस होता है, जैसे क्विकफिल मैं यूज करता हूँ, मोबाइल में आपको देखिएगा अलग नोट्रोन आता है, मैकएप आता है, तो बहुत सारे एंटीवायरस देखने को मिलेगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, इस पर भी छांटने के लिए क्वेश्चन आता है कि कौन इसमें एंटीवायरस है या नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। वेब ब्राउजर 3 को ऑप्शन डाल देगा, और जैसे एक ऑप्शन एंटीवायरस डाल देगा, बोलेगा बताइए कौन वेब ब्राउजर नहीं है, तो छांटते रहिएगा। ओके, तो इसको देख लीजिएगा, वायरस इसका आंसर हो जाएगा। भारत में जो पहला वायरस देखा गया था उसका नाम था सी ब्रेन ना, इसको ध्यान रखिएगा। 1996 में जो है इसको देखा गया था वायरस को, और ये पाकिस्तान के आलवी ब्रदर के द्वारा इसको बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सबसे पहले फ्लॉपी डिस्क को अफेक्ट किया था, जिसका कैपेसिटी होता है 1.44 MB। क्या बोला, MB, GB नहीं है, MB ही है, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क आविष्कार किया गया था एलन सुगार्ट के द्वारा फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किया गया था। इतना सारा चीज़ याद रख सकते हैं। आंसर इसका वायरस हो जाएगा। इसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस यूज करते हैं। ये सब तो सॉफ्टवेयर है, शेयरवेयर और फ्रीवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल आते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक डैश था, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व, एकीकृत सर्किट जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है, और VLSI लिखा हुआ है। तो आंसर आपको पता चल गया होगा, मैं भी कितनी बार आपको बता चुका हूं कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था और उसमें वाल्व भी लिखा हुआ है। तो प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था, यानी कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसमें फर्स्ट जनरेशन जो आया था, टाइम पीरियड जरा लिखे देखते हैं किसको किसको याद है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, बताइएगा।
कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था उसका टाइम पीरियड क्या था, टेन्योर क्या था। वैक्यूम ट्यूब और वाल्व हो गया, चारों के चारों जो है मैं डिस्कस कर देता हूँ, और अभी जो कौन सा हम लोग जनरेशन में वो भी आपको बताता हूँ। जैसे तो फर्स्ट हो गया वैक्यूम ट्यूब हो गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। थर्ड जनरेशन में एकीकृत सर्किट आया था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट इसको बोल सकते हैं। और जो चौथा जनरेशन आया था उसको वीएलएसआई बोलते हैं, कहीं कहीं इसको माइक्रो प्रोसेसर ही बोला जाता है। वीएलएसआई का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बोलते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसको कहीं ना कहीं माइक्रो प्रोसेसर बोला जाता है। और ये जो है से ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछते हैं डेट भी कि 1970s में स्टार्ट हुआ था, तो 1970-71 के आसपास माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, और ये काम किए थे चौथा जनरेशन में। तो जो चौथा जनरेशन है, तो अभी क्या है, अभी जो है से माइक्रो प्रोसेसर का बहुत ही एडवांस वर्जन चलता है कंप्यूटर में, जिसको हम लोग यूएलएसआई के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रा मूवीज आप लोग नाम सुने होंगे, तो वह वीएलएसआई से ज़्यादा बड़ा है। अल्ट्रा चीज़ बहुत बड़ा होता है अल्ट्रा, तो वीएलएसआई हो गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई जो होगा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो आजकल जो है से जितना सारा चीज़ आप लोग देख रहे हैं वह सब में यूएलएसआई का यूज किया जाता है, जो पांचवा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, ओके। तो इसको ध्यान रखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर का यूज करना हम लोग फोर्थ जनरेशन में स्टार्ट किए थे 1970 के दशक से, ओके ना। बाकी फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था मैं आपसे जानना चाहूँगा। सब चीज़ हो चुका है ना, पांचवा जनरेशन या फिफ्थ जनरेशन था यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। वेब पेज को देखने के लिए डैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है, साइट, होस्ट, लिंक या फिर ब्राउजर। ब्राउजर लिख दिया है, ब्राउजर ही है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये ब्राउजर है, तो आप लोग नॉर्मली देखिए ना, नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम यूज करते होंगे, ओके। तो ब्राउजर होता है तो वेब पेज को देखने के लिए यूज करते हैं, ओके। ब्राउजर हो गया मोजिला फायरफॉक्स हो गया, सफारी, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है से बोल सकते हैं फेमस वेब ब्राउजर है। यहाँ पे डाला हुआ है ब्राउजर देख लीजिएगा, या गूगल क्रोम है, उसके बाद सफारी, यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर देखने को मिलेगा। ये ओपेरा मिनी है जो कि अब बहुत कम यूज होता है, और ये जो है आपको सफारी देखने को मिलेगा। पूरा वर्ल्ड में अगर बोलिएगा तो ये जो गूगल का क्रोम है ना, यह गूगल का क्रोम 2008 में लॉन्च हुआ था, और यह सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ब्राउजर है, इसको देख लीजिएगा। फॉलोड बाई सफारी, ये सफारी दूसरा सबसे ज़्यादा यूज होने वाला वेब ब्राउजर है, इसको ध्यान रख सकते हैं। और ये गूगल का सर्च इंजन है, इधर सर्च इंजन देख लीजिएगा, याहू है, एओआई है, आस्क है, बिंग है, ओके। और ये और भी कुछ तरह आपको देखने को मिलेगा। ये सब जो है से आपको वेब सर्च इंजन के एग्जाम्पल आते हैं। बिंग किसका है आप लोग बताइए, जो बिंग आप लोग देख रहे हैं इसको कौन लॉन्च किया है, ये सब देख लीजिएगा। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट सर्च इंजन है, उसमें सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल है ना, गूगल से बड़ा सर्च इंजन कोई नहीं है, यानी गूगल से बड़ा कोई है ये नहीं है। आंसर इसका ब्राउजर हो जाएगा, ओके। साइट जो नॉर्मली वेबसाइट होता है ना, उसी को आप लोग साइट हम लोग कॉमन टर्म में बोल देते हैं कि साइट पे जा रहे हैं, तो वेबसाइट को ही शॉर्ट में हम लोग साइट बोल देते हैं। यह सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है, लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या फिर प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है ना सबसे अच्छा क्वालिटी का जो है एक मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग आपको देता है। और प्रिंटिंग आप लोगों को मैं बताया था कि जो है आउटपुट या डिवाइस होता है, जो भी प्रिंटर आता है, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी चीज़ प्रिंटेड होगा, ठीक ना, जो हार्ड कॉपी के फॉर्म में होगा, जिसको आप टच कर सकते हैं, वो सारा प्रिंटर से ही निकलता है। तो प्लॉटर एक सबसे अच्छा जो है गुणवत्ता यानी कि बोल सकते हैं काफ़ी अच्छा क्वालिटी का आपको प्रिंटिंग दे सकता है, तो प्लॉटर आंसर हो जाएगा। टाइप ऑफ प्रिंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, दो तरह का होता है, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट होता है। इम्पैक्ट मतलब टच करके, इसको बिना टच किए हुए। इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लीजिएगा, यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर है, एक लाइन प्रिंटर है। तो कभी कभी ना आपको छांटने के लिए देते हैं कि बताइए कि इनमें से कौन इम्पैक्ट प्रिंटर है या नहीं है, या कौन ऐसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है या कौन नहीं है। तो देख लीजिएगा यहाँ पे ड्रम प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, और उसके बाद बैंड प्रिंटर्स है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर दोनों के दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी देख लीजिएगा, नॉन इम्पैक्ट में 3 तरह का आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है और थर्मल प्रिंटर आता है। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ओके, तो बताइएगा कौन है। इंकजेट और लेजर डाल देगा, थर्मल डाल देगा, और एक डाल देगा इधर से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डाल देगा। समझ रहे हैं? तीसरा से क्वेश्चन आपको बनता है, ध्यान रखिएगा। ओके ना, तो यहाँ पे देखिए प्लॉटर भी कहीं कहीं लिखा हुआ था, जो कि पॉपुलर प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं। ओके ना, क्या 4 चीजें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, इसको आप लोग को जरूर याद रखना है। एक कंप्यूटर तो होना चाहिए, इंटरनेट चलाना है तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, मोडेम विद टेलीफोन लाइन चाहिए, और एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे आप लोग कम्युनिकेट कर सकें। ओके ना, तो इतना 4 चीज ऐसे जरूर चाहिए होता है जिससे आप लोग नेट से कनेक्ट कर सकते हैं। अब कंप्यूटर होगा थोड़ी ना आप लोग जैसे कनेक्ट कर लीजिएगा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए, यानी कि इंटरनेट होना चाहिए, और उसको कनेक्ट करने के लिए मोडेम होना चाहिए टेलीफोन लाइन के साथ,
और एक कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए जिसका यूज करके आप लोग इंटरनेट चला सकते हैं। तो यह जो इतना सारा चीज़ आपको चाहिए होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस में जेसीसी में क्वेश्चन आया था कि फैक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें से आवश्यक होता है, ये बताइए आप लोग। फैक्स करने के लिए क्या क्या है चीज़ आवश्यक होता है। फैक्स आप लोग देखे होंगे मशीन। एक्सेल शीट के एक पूरे कॉलम का चयन करने हेतु आवश्यक शॉर्टकट क्या है। कहने का मतलब है कि एमएस एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे कि उसका कोई शीट है, उसमें एक पूरे कॉलम को आपको सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है। ऐसे देखो कि मैं बताया था, कभी बताया था कि ऐसा कॉलम होता है और वैसे आपको रोज देखने को मिलेगा। ओके, तो कॉलम यहाँ के पूरा हमको एक कॉलम को इस तरह से इसको जो सेलेक्ट करना है। ओके ना, तो उसका लिए शॉर्टकट की क्या पूछा गया है। उसका कंट्रोल प्लस स्पेस बार होता है, याद रखिएगा। सी फिर होता है कॉलम और सी फिर होता है कंट्रोल। तो कंट्रोल आएगा तो कॉलम याद रख लीजिए कि कॉलम को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट की होता है, प्लस में स्पेस बार यहाँ पे लगता है ना, दूसरा की नहीं होता है। शिफ्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। शिफ्ट से ना आप लोग जैसे कोई पार्टिकुलर रो को ना यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, तो कॉलम याद रखिएगा तो दूसरा तो अपने आप याद रह जाएगा। एक याद रखना होता है सी फॉर कॉलम और स्पेस बार लगा दीजिएगा तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्पेस बार होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ये होता है रो के लिए। अब ध्यान दीजिएगा कंट्रोल प्लस स्पेस बार में है और यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार है, दोनों पे यहाँ पे ना चेंज है, ठीक है की। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कंट्रोल याद रखिएगा कॉलम के लिए, बाकी दूसरा तो याद रह जाएगा। ओके ना। बाकी एक्सेल शीट देख लीजिएगा, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में बात किया जा रहा है। अब यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया है। तो बहुत सारा चार्ट आप लोग बनाते हैं और बोल सकते हैं पाई चार्ट बनाया जाता है, डेटा को जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, बहुत सारा फंक्शन काम होता है, टेबल भी आप लोग बनाते हैं, ये सब काम होता है एक्सेल में। आप लोग जो काम किए होंगे उनको पता होगा। सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, एसडी डिस्क और बायोस में से कौन अलग है। तो देखिए सारा का सारा जो फ्लॉपी डिस्क है, सीडी डीवी या डीवीडी है, एसडी डिस्क है, ये सारा का सारा जो है स्टोरेज डिवाइस है। बीआईओएस जो है कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है जो कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करने का काम करता है। अब ये काम तभी करता है जब लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो उसमें बीआईओएस भी काम करता है। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पीओएसटी भी वर्क करता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा, पीओएसटी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो बीआईओएस जो है कि स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल नहीं है। वेब क्रॉलर को एक किस नाम से जाना जाता है। तो ये ना एक वेब स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक तरह का ये ना बोट है, बीओटी बोट, आप लोग चैटबोट का नाम सुना हो ना, तो उस तरह से एक बोट है। तो वेब स्पाइडर एक को वेब क्रॉलर के नाम से जाना जाता है। वेब स्पाइडर और क्रॉलर एक बोट है, इसको ध्यान रखिएगा। लिंक डायरेक्टरी सर्च ओपन नहीं है, वेब मैनेजर नहीं है। देखिए कितना सिमिलर ऑप्शन है, वेब मैनेजर बोल दिया है, स्पाइडर इसका आंसर होगा ना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी जिसको मालिकाना बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। उसका बाद मैक ओएस लिखा हुआ है, मैक ओएस, उसके बाद हैकू लिखा हुआ है, विंडोज लिखा हुआ, फिर एमएस डॉस लिखा हुआ है। तो देखिए सबके पास जो है से एक मालिकाना हक होता है, जैसे कि एमएस यहाँ पे मैक लिखा हुआ है, मैक ओएस लिखा हुआ है, ठीक है, तो एप्पल का ही हो जाता है। उसके बाद विंडोज आपको पता होगा, विंडोज तो बहुत फेमस है, ये माइक्रोसॉफ्ट का है। एमएस डॉस भी जो है ना, ये नाम में ही एमएस है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ही डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस। ये सबका सब ना किसी का मालिकाना हक है। हैकू जो है से किसी का एक मालिकाना ऑपरेटिंग सिस्टम पर हैक नहीं है, ठीक है। तो यह बोल सकते हैं कि यह एक नॉर्मल टर्म है, नॉर्मल एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, किसी का जो है इस पर उतना अधिकार नहीं है, जिस तरह से मैक ओएस, विंडोज और एमएस डॉस का है। ओके, ध्यान रखिएगा। मैक ओएस बता दिया एप्पल का है, विंडोज आपको बता दिया माइक्रोसॉफ्ट का है, और डॉस भी जो है माइक्रोसॉफ्ट का ही है, एमएस डॉस नाम है ये। एमएस का मतलब कहीं भी देखिए उसका मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, डीओएस का मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। हैकू हो गया इसका आंसर। एक्सेल सीट में एक पंक्ति रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल प्लस 9, शिफ्ट प्लस F9 है या फिर कंट्रोल प्लस F2। इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस 9। तो कंट्रोल प्लस 9 जैसे अभी बताया था ना कि एक रो ऐसे होता है और एक कॉलम ऐसे होता है। तो किसी एक रो के छुपाने के लिए बात किया जा रहा है, किसी रो को अगर हाइड करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस 9। अगर हमको मान लेते हैं कोई अगर कॉलम को हाइड करना है उसके लिए शॉर्टकट किया है, तो उसके लिए भी शॉर्टकट की है, उसके लिए कंट्रोल प्लस 0 दबा देना है। तो एक्सेल से आज काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 4 क्वेश्चन शॉर्टकट बता दिया, हाइड करने के लिए बता दिया, रो को 9 होता है और कॉलम को 0 होता है, और बाकी वहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार बताया था जो कि किसी एक जो है से कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, पूरा कॉलम को, और दूसरा बताया था शिफ्ट प्लस स्पेस बार जिसका यूज करते हैं आप लोग किसी रो को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। वहाँ पे याद कीजिए, यहाँ पे दोनों हो गया, कंट्रोल प्लस 9 रो को हाइड करना है और कंट्रोल प्लस 0 किसी कॉलम को हाइड करना है। एक्सेल अगेन एक तरह का और ये जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स।
दैट्स इट फॉर दिस क्लास। वीडियो को फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा, एक लाइक जरूर बरसाइए और सब्सक्राइब एंड शेयर भी जरूर करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।